बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद 3 रिटायर्ड फौजी अफीसर्स को तहवील में ले लिया गया है, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब हमारा असासा थे जिसे ज़ाया कर दिया गया। फौज फैज़ हमीद साहब से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। जबकि नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि फैज़ हमीद केस और इससे मुताल्लिक मामलात पर पार्टी रहनुमाओं को किसी भी किस्म के बयानात देने से मुताल्लिक इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है मज़ीद गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं। नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया या ऐसे अफराद को सपोर्ट किया है उनका एहतसाब होना चाहिए। देखें जी, सबसे पहले तो ये बात जो खान साहब ने फरमाई है कि जनरल फैज़ हमीद साहब मुल्क का असासा जिनको ज़ाया कर दिया गया, तो इस जुमले से मैं उनके कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि वो एक ऐसा असासा थे फैज़ हमीद साहब जिन्होंने ज़ाया होते होते उस बहुतों को ज़ाया कर गए अपने साथ और जो कुछ बच गए हैं, अभी काफ़ी बचे हुए हैं वैसे, वो उनको भी ज़ाया कर देंगे। ये है कि वो क्या कहते हैं, पार्टी शुरू हुई है। देखें, बात ये है कि ये तो बड़ी चीज़ पकड़ी गई है ना, जो उस दिन हमने ये बात भी की कि उनका फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है और उस पर उनकी जो क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, सॉरी, पोस्ट रिटायरमेंट, वैसे उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर भी काफ़ी थी मसरूफ। बहरहाल ये जो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज़ थी वो तो सामने आ रही हैं, ठीक है। और उसमें यह है कि जेल में राब्ते थे, फ़ोन कर रहे थे, वो तहकीकात और सामने आएंगी तो बात होती है। मगर ये बाकी जो शख्सियात बैठी हैं, वो हमारे दोस्त सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम आता है ना फैज़ आम के नाम से, तो इन्होंने कितना फैज़ उठाया है, ये सवाल है। और ख़ास तौर पे ये बाजवा साहब के बारे में तो बिल्कुल ही ना बोलें, बाजवा साहब के बारे में तो ये बात ही ना करें सारे के सारे क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये तो 3 जितना समझ में आ रही है ना, इस सारी गुफ्तगू भी और फटे पड़ेंगे। अभी आप देखिएगा, अभी आने वाले दिनों में मज़ीद फटे पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो दुरुस्त कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनके सियासी नज़रियात से उससे इख्तिलाफ करें, ख्वाजा साहब बड़ी बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि ख्वाजा साहब जो हैं वो, मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी बड़े लिहाज से बात की, लेकिन ख्वाजा साहब की जो बात है ना, देखिए, बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब लाए थे, ठीक है, कि ये इलेक्शन जब हुए तो इलेक्शन में मुतवाज़ी हुकूमतें थीं। ये हुआ कि जी बाजवा साहब को, यानी एक ज़रा एक यूँ देखे ना, 2018 में इलेक्शन हो रहा है आखिरी हिस्से में, और अगले साल बाजवा साहब की रिटायरमेंट है, तो बाजवा साहब उस हुकूमत का सोचेंगे, अपना सोचेंगे। तो बाजवा साहब ने मुतबादिल रखे हुए थे सेटअप। जाहिर है इंसान का शौक होता है, इंसान चाहता है। इधर जो है वो नवाज शरीफ नहीं माने, उठा के उनको अंदर डाल दिए। जब वो माने तो चले गए बाहर। देखिए, एक्सटेंशन के मसले पे खान साहब जो है वो, जब ये हुई ना एक्सटेंशन वाली बात, तो खान साहब नाराज़ होकर मरी चले गए थे। अब क्या था, खान साहब मरी चले गए एक दिन के लिए। तो ये सारा जो काम था ये तो फैज़ आम था ना जो हमें भी बाद में पता चला कि डॉक्टर फैसल और यास्मीन राशिद साहिबा की रिपोर्ट्स और ये सारा और वो सारा, तो फैज़ आम तो हर तरफ था, ठीक है। और वो पन्नू आकल में भी रहे, वहीं से तो एलिवेशन हुई ना उनकी, फैज़ साहब की। फिर बाजवा साहब ने कॉल किया, हमारे प्रेसिडेंट साहब तो मुल्क में नहीं थे उस वक्त, बाहर चले गए थे, ईंटों से वो वापस आए, फिर उधर से वो इधर आए फैज़ साहब। लेकिन जरदारी साहब को एक बात की दाद जाती है, जो नवाज शरीफ साहब और ख़ान साहब के अंदर जो बात नहीं है, वो जरदारी साहब में वो बात अभी तक है, ठीक है। उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे रहे, सिर्फ दरमियान में बिगड़ गए थे कुछ अर्से के लिए, जब ये सिंध कराची ऑपरेशन। लेकिन उसके बाद ही हुआ कि उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक रखे। उनके खान साहब से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात थे फैज़ साहब से भी, और जो है वो, और उनको मानना चाहिए। बंदर आइलैंड वगैरह ये सारा जो खान साहब और इनका जो
गवर्नमेंट का जो सेटअप बना था खान साहब और जैसे भी हुआ था इलेक्शन 2018 को, अब उसमें ये हुआ, मसला ये है कि ये पहले तो फटा पड़ा मियाँ साहब ने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। अच्छा, खान साहब उधर नाराज हो गए कि मैं एक्सटेंशन, या पता नहीं उनका नोटिफिकेशन उल्टा सीधा हो गया था, जो भी वाकयात पेश आए थे उस जमाने में। लेकिन जाहिर है बाजवा साहब सबकी चाहते थे ना, सबका अप्रूवल हो, तो उनको सबका अप्रूवल हुआ फिर अल्टीमेटली उनके एक्सटेंशन में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, ठीक है। और वो बाजवा साहब उसके साथ हंसी खुशी रहने लगे। उसके बाद जो है मुझे ज़रा ये बताएं कि ये पीडीएम जब बनी तो ये कैसे बनी, ये पीडीएम कैसे बनी? पीडीएम किसी को बनी होगी ना पीडीएम, तो ये कब बनी थी? उस वक्त तो फैज साहब भी थे। देखें बात ये अभी आने वाले दिनों फैज साहब की मौजूदगी में बनी थी ना पीडीएम, तो हुकूमत नहीं, पीडीएम जो बनी थी तो कैसे बनी थी? और आप ये बात नोट करें, उसमें पीपल्स पार्टी को बाद में पीडीएम उसका हिस्सा नहीं थी, यानी पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी। ये कौन किस ये पीडीएम को कौन गाइड कर रहा था? पीडीएम का भी तो कोई था ना। जैसे भी खान साहब के नहीं पकड़े जा रहे, वो उधर जेल में पड़े हैं, उनके टेलीफोन फलाना ढिमाकना, तो उस वक्त जाए ना आप, उस वक्त पीडीएम को कौन चला रहा था? पीडीएम कोई जो है वो खुद बहुत चल रही थी पीडीएम, जो बाद में हुकूमत में आ गई, कुछ अर्से के बाद चलते चलते हुकूमत में आ गई। ओहो तो जो अब ये सारे मिलके जो है ना, मैंने कहा ना वो फैज साहब जो है ख्वाजा आसिफ साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि फैज साहब राब्ते में थे नवाज शरीफ साहब के भी, वो किसी जगह नहीं थे। वो खान साहब ने अपने सारे वो अंडे जो है ना एक टोकरे में डाले हुए थे, जैसे मोदी सरकार ने हसीना वाजिद के टोकरे में डाले हुए थे। और वो जो है वो उनका ख्याल था कि मतलब ये फैज साहब ही हैं। उनको ये शायद इल्म नहीं था कि फैज साहब, अब तो ये बिल्कुल ही खान साहब को मैं क्या कहूँ, अगर उनको ये भी नहीं पता था कि अच्छा ये बात एक दफ़ा हुई भी खान साहब से ऐसे ही कहीं इशारों करायों में, बदकिस्मती से उनके सामने बात छेड़ दी कि ये अच्छा अब फैज साहब ही फैज साहब है ना, वहाँ तो बनी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऐसे इशारों करायों में बात छेड़ी कि ऐसा तो नहीं, इसकी इनके पीछे कौन है? तो खान साहब का ख्याल था इनके पीछे कोई यहूदी लॉबी या कोई अमेरिका, या पता नहीं अमेरिका तो अमेरिका था, उसे ट्रम्प था, कौन, तो कहते हैं नहीं इसकी इनके पीछे कोई मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। अच्छा, तो वो जो है अब पता चल रहा है कि 9 मई के भी उन्होंने बताए थे, या क्या था भी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पूरे से ये आखिर में जाके ये पूरा किस्सा आप याद करें, वो राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, उनके अब याद करें। वो कहते हैं हमें तो खान साहब की गिरफ्तारी की इजाज़त ही नहीं थी पहले पीडीएम के दौर में, तो किसने रोका हुआ था? बाजवा साहब ने रोका हुआ था ना, बाजवा साहब ने रोका हुआ था। बाजवा साहब फिर वो साल 6 महीने वो वाली किस्सा भी आ गया था बीच में। इसमें जो इशू जहां जाके आप समझ लें कि पूरा वो कहते हैं ना अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, वो सारा जो जितना मैं समझता हूँ मामला को, थोड़ा बहुत इतनी तो सियासत का तो मुझे पता ही नहीं है कुछ, ऐसे ही हम दुनिया घूमते रहते हैं। किस्सा वहाँ से ख़त्म ये हुआ जहाँ पर ये तय पाया कि जी ना कोई 7वें नंबर का, ना कोई 4थे नंबर का, ना कोई 5वें नंबर पर, जो मेरिट पे सबसे ऊपर है वो आर्मी चीफ होगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है ना उस वक्त भी एक था ना, चारों तरफ से पार्टी के अंदर से भी तो था ना। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ना कि अंदर से भी था, मतलब आगे भी था। फिर पीपल्स पार्टी का भी तो पॉइंट व्यू आएगा ना भी बाजवा साहब के बारे में। पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब की लड़ाई हो रही थी बाजवा साहब या फैज साहब से। तो इशू ये है कि वो अच्छा खान साहब दुनिया छोड़ के एक तर्जुमानों के इजलास बैठे होते थे ना, उनको पता है कि कोई सिक्योरिटी का इजलास हो रहा है, वो जो मुख्तलिफ ये जो अफ़गानिस्तान से इनखला इधर उधर आगे पीछे, ये करीब थे सारे बाजवा साहब के, बहुत करीब थे। बाजवा साहब टेलीफोन करते थे, अब टेलीफोन पे हम खबरें चली हुई आम, बाजवा साहब ने फ़ोन किया, बात की इनसे उनसे आगे पीछे। तो ये है कि अब वो इशू ये है कि मामला तो ख़राब हो गया ना नवंबर में आके,
कि उन्होंने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं, सारे लोग, सबकी लॉबीज हो रही थी, सब सब हर एक होता है वो, लेकिन वो ये हुआ कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, चलो जी यार मेरिट पे कर देते, जो मेरिट पे हो गया वहाँ से हो गई गड़बड़। अभी सब मिलके जो है फैज साहब को कोस रहे हैं और कोई बादशाह साहब को कोस रहे हैं, और ये फैज़ आम से सुहेल बड़ाई साहब के फैज़ आम से मुस्तफ़ीद हैं सारी शख्सियात, और इसी तरह से ये जो हैं ये भाजपा साहब के धोखा तो बहुत ही मेरे ख्याल से इनको एहतराम से नाम लेना चाहिए। और साकिब निसार साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो साकिब निसार साहब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि साकिब निसार साहब, लेकिन यहाँ पर भी वही मसला आ जाता है। फिर मसला ये कि साकिब निसार साहब उनके बहुत करीब रहे हैं ना, बहुत करीब रहे हैं, साकिब निसार साहब का बहुत करीबी रिश्ता रहा है, तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फिर फैसले हुए, तो एक तो ख़राब हुए सियासी जो भी था, जो भी मामला था पनामा और ये और वो सारा, लेकिन उससे मामला ये भी कि वो उनको इस बात का भी वो था कि भाई मेरे करीब हैं और मेरे खिलाफ, तो ये करीब और दूर वाला मामला भी ख़त्म होना चाहिए अदालतों में। और वो जो फैसला था वो उस फैसले पे वो साकिब निसार साहब, और ये सारा जो कुछ हो रहा है ना, ये हमारे इस पूरे सिस्टम को ये बेनकाब कर रहा है। लेकिन इसमें सब में, सारी चीज़ों में जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशान कौन चीज़ है ना, वो ये है कि अगर इसके ये ज़ाहिर सबूत और सारी चीज़ें सामने आएंगी कि 9 मई में फैज साहब थे, मतलब जनरल फैज जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट के बाद, बाकी तो चले DGI थे तो मुख्तलिफ पार्टियों से रबते और ये और आगे भी वो, यानी पोस्ट रिटायरमेंट जो है ये बहुत अजब सी बात है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट, और वो अब ये चूँकि उसका 1-2 दिन में मुझे बताया गया कि उसका कोई जो फायरवॉल का सारा जो इंटरनेट स्लो हुआ है, तो कोई वो पूरा एक सिस्टम मिला है जिसमें वो जो कम्युनिकेशन है व्हाट्सएप के थ्रू और बाकी मामलात के थ्रू, वो सब की मैसेजेस और ये सारे, तो वो ये बात बड़ी बड़ी हैरान कुन है। ये उसी तरह से है बिल्कुल जैसे कि मैं तो नहीं गया ज़मान पार, यहाँ से बनी काला में आखिरी मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं जब ये स्टार्ट हुआ ना तो मैं अक्सर पूछता था ये सारे, खान साहब से भी मैसेज एक दफ़ा हुआ कि यार ये बताएं कि ये आपको कौन कह रहा है कि आप एक मार्च लेके आए पिंडी की तरफ। तो खान साहब कहते मार्च जिसमें रास्ते में हमला हुआ था, और उसके नतीजे में क्या होना था, उसके नतीजे में क्या होता है, वो यहाँ आते रावलपिंडी तो क्या होता है, यहाँ के हंगामा होता, मार्शल लॉ लग जाता, क्या होता, कोई खूनी मनसूबा ही था, क्या था वो, मतलब मैं उस पर मुख्तलिफ जो रहनुमा है खान साहब से तो मैंने खोल के इस पर दायर है कि उन्होंने कहा चलो बस हम बड़ा एक मार्च होगा पिंडी की तरफ, लेकिन वो मशवरा किसका था, क्या वो बाजवा साहब का मशवरा था, वो फैज साहब का मशवरा था, ये अभी चीज़ें पर्दे के पीछे हैं और सामने आनी है। लेकिन असल जो बात है, जो पर्दे के पीछे ये सवाल अपनी जगह रह गया कि PDM के पीछे कौन था, बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। PDM के पीछे कौन था, जो हुकूमत बनी PDM की तो उसके पीछे कौन था, कोई तो था, वो कौन था अब नहीं, दूसरा इश्यू इसमें ये है देखें ना, और तो वो PDM तो बनी हुई थी ना, तो PDM के पीछे भी तो कोई होगा ना, ऐसे PDM मतलब टीवी पे कट हो रहे हैं, PDM के जलसे कट होने शुरू हो गए, तो बाद में आप याद करें ना, तो क्या था, कौन था पीछे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसमें जो है वो, अच्छा नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी थी, यानी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर उसमें नहीं आती थी। अब याद करें एक आध दफ़ा शायद नवाज शरीफ साहब उसके स्काइप के ज़रिए उनकी तस्वीर आती थी, लेकिन वो फिर वो बंद हो गई थी, आनी नहीं आती थी। और तो PDM की पूरी मूवमेंट के पीछे तो अभी बहुत कुछ सवालात ऐसे हैं जो जहन में अभी जो है ना उनके जवाबात हमें ढूंढने हैं, और ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। अब इसके सबूत आएंगे, सब कुछ होगा कि 9 मई के पीछे अगर फैज साहब थे, और जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने भी एक वाइल्ड गेस किया ख्वाजा आसिफ साहब की, मैंने कहा ना वाइल्ड गेस तो अच्छी उन्होंने बात की कि वो जगह उन्होंने शायद आइडेंटिफाई की थी, पॉलिटिकली इन्होंने, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने इंटरव्यू में बड़े मुताहत अंदाज में बात की उन्होंने
कि पॉलिटिकल लोग इनके थे। अच्छा, वो तो पहले जेल में पड़े हुए हैं ना, वो तो 9 मई और वो तो बड़ा संगीन मामला है। सवाल ये है कि जो यानी फैज़ साहब और मेरा जो नुक्ता नज़र है कि जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, वो फैज़ साहब के साथ उनके नहीं होंगे, लेकिन बाजवा साहब के साथ तो थे ना ताल्लुकात। फैज़ साहब यहाँ ब्रीफिंग्स देते थे, आके इनसे मिलते थे, सारा कुछ करते थे। तो अभी बहुत कुछ होना है, बहुत लोगों ने पकड़े जाना है, गिरफ्तारियाँ होनी है, सब कुछ होना है। दोहा में मुज़ाकरात शुरू हो गए कुछ देर पहले। मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया, CIA चीफ विलियम बर्न्स, अमीर कतर वहाँ मौजूद हैं। हमास ने दावा किया है कि मोहम्मद दैफ जिंदा हैं। हमास ने दावा किया है कि मोहम्मद दैफ जो हैं वो जिंदा हैं, और अब ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा है कि वो दुरुस्त हैं, वो जिंदा हैं। और दूसरी इसमें बात है कि हमास उसमें शरीक नहीं हो रही। और सऊदी अरेबिया की तरफ से जो बयान आया है उनके वली अहद वज़ीर आज़म का, वो भी इस मरहले पे बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हमारे पड़ोस में आज यौम आज़ादी है भारत का, लेकिन वहाँ पर एक नया मसला खड़ा कर दिया अमेरिकन ने, या आप कहें कि उनके मीडिया ने एक और मसला खड़ा हो गया है, जिसके नतीजे में नए सवालात खड़े हो गए हैं। ये हसीना वाजिद साहबा के हवाले से वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी ये तय होना बाकी है कि PDM के पीछे कौन था। आपका क्या ख्याल है, कौन था PDM के पीछे? मुझे क्या पता, ये तो PDM खुद बताएंगे ना। भाई मसला ये है कि देखें, मैं वही बात है कि फैज़ साहब सबके साथ थे। जो सबके साथ होता है वो किसी के साथ नहीं होता, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का नहीं होता। मुझे इसीलिए बड़ी आज ये देखें, मैं वो जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ था खान साहब का, जिसमें हमारे इंतहाई प्यारे दोस्त और छोटा भाई मेरा ज़ात तब अशर शरीफ शहीद भी मौजूद थे, वहाँ एक ही सवाल हो रहा था खान साहब से बार बार कि ये बताएं कि आप, ये मैं नहीं पूछ रहा था, सब भरे बहुत मीडिया सब थे वहाँ पे लोग, वो एक ही सवाल हो रहा था कि आप फैज़ साहब को बनाना चाहते हैं अगला चीफ। वो कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं बनाना चाह रहा, मैं तो नहीं जानता। और सब वहाँ लोग जो हैं वो PTI के भी तमाम शख्सियात और बाकी सब को भी ये इल्म ताकि बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि फैज़ साहब जो हैं वो खान साहब के साथ नहीं, वो सबके साथ थे। वो जो बात कर रहे हैं ना, ये तो बात पब्लिक हो गई है, वो नवाज शरीफ साहब से वो रब्ता आखिर में कर रहे थे। ये 1000% दुरुस्त बात है। कल मैं प्रोग्राम का क्लिप चला दूंगा उन दिनों का, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि फैज़ साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया है। वो क्लिप मौजूद है, देखें। वो आज एडिटिंग में थोड़ा सा मसला हो रहा था ढूंढने में। फैज़ नवाज शरीफ साहब के साथ थे। फैज़ साहब जो हैं वो PDM बना के खान साहब के ऊपर दबाव डालना चाह रहे थे, या पता नहीं बाजवा साहब के साथ थे। ठीक है, एक जो है ना, ये पूरी की पूरी जैसे एक नेटफ्लिक्स की फिल्म तो वो बनती है ना, अच्छी वाली फिल्म, अरशद नदीम हमारे जो है, एक ये फैज़ साहब के ऊपर तो एक थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर, थ्रिलर ये अजीब सा बनता है कि किसके साथ थे, किसी के साथ नहीं थे। लेकिन जिसके साथ थे नहीं थे उसको छोड़ें। असल जो मेरे लिए ज़्यादा इस वक्त हैरान कुन बात है वो ये है कि अगर वो रिटायर होने के बाद ये सारा हो रहा था ना, तो ये बहुत हैरान कुन बात है, वो बड़ी तशवीशनाक बात है कि वो उसके बाद कुछ और करने की कोशिश कर रहे थे रिटायर होने के बाद, और उसको जाहिर है कि फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने वो वॉच करी होगी। ये मेरे लिए हैरान कुन बात है कि वो जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट भी इजी हो गए होंगे ना, कि मैं कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा, ये नहीं, चलो करो जो करना है तो करो, वॉच हो रहे थे। और वो फिर उसमें एक ख़ास मौके पे उनको, ये बहुत ही हैरान कुन बात है। और इसकी जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन आप सोचें कि मुल्क में कितनी बड़ी अनारकी होती। लेकिन ये कि फैज़ साहब जो हैं वो, अब मैंने कहा ना ये चीज़ें फर्दर आएंगी, हम भी उम्मीद करते हैं कि सबूत आएंगे, मज़ीद पता चलेगा। लेकिन ये जो रोल है उनका,
जिसका इंडिकेशन दी है सिर्फ। आज शजील मेमन साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी खुल के बात नहीं की। उन्होंने भी कहा कि हमारा ख्याल है, बज़ाहिर ऐसा लगता है, बड़ी मुताद बात की उन्होंने 9 मई के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब ने मुताद बात की। तो ये देखते हैं कि अभी ये इसमें कहाँ तक बात आगे जाके निकलती है। मीडिया पे तो लोग बात कर रहे हैं सारे, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो जो है वो बहरहाल देखते हैं कि आगे मामला सारे कहाँ जाते हैं। लेकिन ये कि फैसला सबके साथ थे, रब्ते में थे, और एक्सटेंशन की बात उन्होंने नवाज शरीफ साहब से की थी, और उन्होंने जो है वो बाजवा साहब का भी रब्ता था सबसे, और पीडीएम को भी जाहिर है कि किसी मकसद के तहत ही बनी थी पीडीएम। वो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा था ना कि हमें बताया था, हमें बताया गया था कि ये इमरान खान रह गया तो जो है वो इतने साल जेलों में डाल देगा सबको। तो किसने बताया था? किसने बताया था खुर्रम दस्तगीर साहब को? किसी ने बताया होगा ना जी, या उनकी पार्टी को बताया होगा, कोई तो था ना। तो कौन था? वो बाजवा साहब थे, फैज साहब थे। ये एक सवाल है। मुज़ाकरा शुरू हो गए, ये भी चलेगा, ये देखते हैं कि मुल्क के लिए खैर अच्छा हो। आज पीटीए की तरफ से कहा गया कि उनको पता ही नहीं है कि इंटरनेट डाउन है, 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दी जाए, और अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। या ये जो फ्रीलांस हमारे मुल्क में काम हो रहा है और ये सारा, तो बराए करम गुजारिश है कि ज़रा उस तरफ भी ध्यान रखें। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें से खैर ही निकलेगी। ये जो हो रहा है ना, इसमें से खैर ही निकलेगी, क्योंकि वो चेन रिएक्शन शुरू हो गया ना, स्नोबॉल इफेक्ट। अब उसके नतीजे में कैसे सामने आएंगी चीज़ें, कैसे सामने आएंगी, कैसे होगा सारा ये वो। और एक मैसेज जो फौज की तरफ से गया है कि हम अपने इदारे में कर सकते हैं, तो मेरे जैसे एक यानी कमज़ोर से सिविलियन, मैं तो उस तरह बात कर रहा हूँ ना जैसे नुसरत जावेद साहब नहीं करते अक्सर। मैं तो बड़े मासूम से कुछ हम क्या करें, हम तो एक जो है मामूली से सिविलियन है, तो हम भी पूछने की जसारत करते हैं कि भाई ये आईपीपीज और बाकी जो मामलात हैं उनको भी लाया जाए सामने। और वो अगर अदारा अपने अंदर एहतसाब कर रहा है तो बाकियों का एहतसाब वो अदारा ही करेगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इनको खुद यानी सिविलियंस अपना हिसाब किताब कुछ अपना भी तो देखें ना कि उधर क्या हो रहा है। अच्छा, अब वापस आ जाए तो ये भी चलेगा मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में। और पॉपकॉर्न्स खरीद के और सब, जो मैं कहता रहा हूँ, पॉपकॉर्न्स खाएं आराम से। ये जो गज़ा के हवाले से 40,000 तो सरकारी तादाद बयान हो गई। अच्छा, दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, डेविड बार्निया भी हैं, और वहाँ पर जो है वो शिनबित के सरबराह भी हैं। वहाँ पे जो अफलक जो कि मुशीर नेतन्याहू के, वो भी पहुँचे हुए हैं, जो कि उनके आइज एंड ईयर्स कहलाते हैं। फ़ौज के तर्जुमान में बहुत बड़ा डेलीगेशन पहुँचा हुआ है दोहा में जो इसराइल का है। और विलियम बर्न्स पहुँचे हुए हैं, ब्रेट मैकर्क पहुँचे हुए हैं, और अमेरिकन भी काफ़ी हैं। और वहाँ पर हमास की तरफ से ये कहा गया, 2-3 बातें उसामा हमदान ने कही हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, बड़े ज़बरदस्त रहनुमा भी हैं। उन्होंने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका के ऊपर हमें एतबार नहीं है, और इसलिए एतबार नहीं है कि हमें ये कहा गया था मीडिएटर्स के थ्रू, बराह रास्त नहीं, कि बिल्कुल ये जो बाइडन अपना जो पेश कर रहे हैं प्लान, पीस प्लान, इसके ऊपर इसराइल मान चुका है, क्योंकि इसराइल ने पेश की है, हमने तो बहुत ज़्यादा बात ही नहीं की इसके ऊपर। फिर वो हर थोड़े दिनों के बाद आ गए और वो एक शर्त दूसरी, इसलिए हम इस पर नहीं है। लेकिन जो मीडिएटर्स मौजूद हैं, ज़ाहिर मुसाद से तो नहीं मिलेंगी हमास, लेकिन जो बाकी मीडिया और अमेरिकन से भी शायद वो बिलवास्ता तौर पर रब्ता हो, तो वो कहते हैं कि उनसे हम मीडिएटर्स के साथ रब्ता करेंगे बिल्कुल। और ये मुज़ाकरात, इनको अभी जो जॉन किर्बी हैं वाइट हाउस के तर्जुमान, उन्होंने खुशामदीद कहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए, और उन्होंने कहा कि कल भी जारी रहेंगे, यानी ये जारी रहेंगे कल भी। अमेरिकन ने एक और बात साथी कर दी है कि इसराइल ने जितनी फतूहात हासिल करनी थी, जितनी फतूहात हासिल करनी थी कर ली, इससे ज़्यादा वो गज़ा में कुछ नहीं कर सकता। 100 साल भी लड़ता रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, शहीद करता रहेगा लोगों को, तो उसकी लिमिट ख़त्म हो गई मिलिट्री की। ये इसराइल को मैसेज चला गया आज। अब नेतन्याहू के पास इसके बाद, क्योंकि जो उसामा हमदान ने बात की है ना, वो उन्होंने कहा है कि अमेरिकन को हमने बार बार कहा कि इसमें आप रशिया को, चाइना को, टर्की को, बाकी मुल्कों को लेकर आ जाएं, तो इसराइल कहता रहा कि नहीं, ये 2 मुल्कों को ही बुलाएंगे, यानी कतर को और मिस्र को। और फिर दोनों को नेतन्याहू ने
बेजार कर दिया, क्योंकि दोनों मुल्क बड़ी अच्छी नीयत के साथ आए, कतर भी और इजिप्ट भी, और आखिर में मतलब वो अगर बाइडेन फ़ोन नहीं करते ना उस दिन अभी लास्ट वीक, तो मेरा ख्याल है कि ये निकल गए थे। ये बिल्कुल कतर ने भी और अपने आप को, क्योंकि वो तो उधर घुस के बैठ गया था ना भाई, नेतन्याहू तो उधर वो जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर गजा और रफा के बीच में घुस के बैठ गए थे, तो वो भी रखा है इन्होंने अभी, क्योंकि इजिप्ट मौजूद है वहाँ पे। अब्बास कामिल बड़े कमाल के, उनके जो इंटेलिजेंस है वो भी पहुँचे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिको है, पॉलिटिको को एक बड़ी उसमें रिपोर्ट शाये हुई है, 4th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, और वो है सऊदी अरब के वली अहद और जो वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, और उसमें यह है कि उन्होंने जो है वो बात की और उन्होंने कहा कि एक असैसिनेशन मुमकिन है और वो उनकी अपनी हो सकती है, यानी उन्हें जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। और ये बड़ी वजह दिलचस्प है, इसके कई पहलू हैं इस बात के। उन्होंने ये कहा है बड़ी यानी इसमें बात, वो कहते हैं कि जो अनवर सादात ने, ठीक है, जिनका मर्डर 81 में हो गया था, 81 में जो मर्डर हुआ था, तो उससे पहले 78 का नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें और बेगन को, तो जो है, और साथ ही जो है वो 79 में मुआहदा हुआ था मिस्र का और इसराइल का, 81 में उनको मार दिया था जिस दिन वो फौजी परेड में कर रहे थे यौम कपर के जो, तो उसमें जो है, लेकिन इन्होंने जो इस रिपोर्ट के मुताबिक कई कांग्रेसमैन आए, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, इसलिए एक रिपोर्ट है कि तो उनके सामने उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका ने अनवर सादात को तो बचाया नहीं था। तो ये जो माहौल है सारा, इस माहौल में तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर, खुद मुख्तार आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर तो हम सोच भी नहीं सकते कि इसराइल के साथ कोई ताल्लुक़ करें या बातचीत करें। यानी असल ये है, जो बात है ना, जो बात की है उन्होंने, असल ये बात की है, उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर, अच्छा अब इसमें वो मुल्क परेशान हो गए कि जिनके इसराइल से ताल्लुकात हैं लेकिन आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इन्होंने ताल्लुकात कर लिए 2020 में, तो वो थोड़ा सा इस इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने इनका ये है नुक्ता नज़र कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के बगैर अगर ताल्लुकात कायम हो गए तो ये तो अमेरिका ने तो अनवर सादात को भी नहीं बचाया था, तो मुझे तो असैसिनेशन माहौल देखे ना पूरी अरब दुनिया का, ये बात इस तरह से हुई है। लेकिन एक जो इसराइल सऊदी अरेबिया के मुआहदा जो होना है, जो डील होनी है आगे, वो फिर भी शायद ना हो पाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तरफ तो आज ये बढ़ गई, ये तो जंग फैली जा रही। ईरान ने, हिजबुल्लाह ने, बाकी मुल्कों ने हदफ रखा हुआ है तल अवीव पे, बाकी वो रुके हुए हैं, सारे इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मोहम्मद दैफ जिंदा है और हो सकता है हम किसी उसका इंटरव्यू या उसकी वो वीडियो रिलीज़ कर दें। ये नया शौक होगा उनके लिए, इसराइल के लिए। बिल्कुल झक मारी उन्होंने, सवाल कि 40,000 लोग वहाँ पर फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि जो इसमें से एक तो महमूद अब्बास, सदर महमूद अब्बास ने आज तुर्क पार्लियामेंट से ख़िताब किया, बड़ा जज्बाती ख़िताब था वो, उसमें रोए भी, जज्बाती हो गए, तैयब एर्दोगन भी थे, बाकी तुर्क पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि मैं गज़ा जाऊँगा, मैं जो भी हो, मैं यहाँ से हम गज़ा जाएंगे। तो ज़ाहिर तुर्की और सारे मुल्कों ने बहुत रोल प्ले किया। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो एक अमेरिका की कंडीशन ऐसी है जिसके ऊपर सऊदी अरब नहीं मानेगा, और अमेरिकन को भी पता है, चाहे ये डील हो जाए जो कि होनी है, ये मुआहदा नहीं होता तो ये जंग, ये दुनिया फिर किसी और तरफ चली जाएगी। मैं बताऊं, अगर ये सीज़ फायर नहीं हुआ ना, और ये आखिरी वो है, अभी वाइट हाउस ने कहा है कि हम बड़े खुश हैं, पहली दफ़ा उनकी बाकायदा एलामिया बड़ा मुस्बत तरफ आगे जा रहा है, और ये जा रहा है और वो जा रहा है। और लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि जो इसी महीने का अगस्त का जो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है इसी महीने का, उसमें एक आर्टिकल आया हुआ है, द लिमिट्स ऑफ अ यूएस सऊदी सिक्योरिटी डील। अच्छा, ये है 9th स्लाइड अगर मैं दिखा सकूं। अच्छा, उसमें इशू ये है कि एक बात पे सऊदी अरब कभी नहीं मानेगा, ये उनको पता है, और वो बात है चाइना। वो चाइना पर सऊदी अरेबिया कैसे मानेगा? ये कह रहे हैं कि जी हम चलें आपका फ़लस्तीन भी बनाते हैं, यूं भी करते हैं, आपको डिफेंस डील भी हो गई, जहाज भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे, आप चाइना से अलग हो जाएं। सऊदी अरेबिया कभी चाइना से अलग नहीं होगा, और सऊदी अरेबिया ब्रिक्स का मेंबर है,
और यूएई भी नहीं अलग होगा, और कतर, ये सारे मुल्क, कोई अलग नहीं होगा चाइना से। इस वक्त सारे मुल्क जो हैं वो इस वक्त उनकी पूरी कोशिश है कि वो बैलेंसिंग करें, और ख़ासतौर पे ये मुल्क तो एक बड़ी पावरफुल पोजीशन में है, सऊदी अरेबिया, और उनकी लीडरशिप भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये क्यों चाइना के साथ? तो ये बात इन्होंने की है कि भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसमें आया हुआ है फॉरेन अफेयर्स में, कि सऊदी अरेबिया के साथ जो डील है, वो डील का जो दूसरा हिस्सा है कि जिसमें चाइना को आप हटा दें। भाई चाइना को नहीं हटाए कैसे है सऊदी अरेबिया? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे ताल्लुकात अमेरिका से अप एंड डाउन चलते रहते हैं ना, ऊपर नीचे। कब तसव्वुर कर सकते हैं चाइना से ताल्लुकात ख़त्म कर दें अपने? यानी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो आपके हर ऊंच नीच जैसा भी हो, आगे पीछे आपके साथ खड़े होते हैं, और कुछ बाकी मुल्कों के साथ, यूरोप के साथ, बाकी जो है वो यानी सारे मुल्कों के साथ, अमेरिका के साथ, सबके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुक, ठीक ताल्लुक था कि चाइना के, ये तो नहीं कि चाइना की शर्त के ऊपर आप खत्म कर देता, ये सऊदी अरब कभी नहीं मानेगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो एक पल्स ये भी है, जो अरब वर्ल्ड में ये भी पल्स है, और ये फ़लस्तीनियों में है, कि इस्माइल हानिया के जनाजे में कई मुल्क नहीं आए, वो खामोश बैठे हैं फ़लस्तीनी। यानी ईरान ना जाना तो ठीक था, लेकिन कतर तो आना चाहिए था ना। यासिर अरफात मरूम का जब जनाजा हुआ तो सारी अरब दुनिया इकट्ठी हुई थी, तो वो फ़लस्तीनी इस वक्त वो खामोश हैं इस वक्त। लेकिन उनके अंदर ये है कि ये डील, ये अगर जंगबंदी ना हुई, क्योंकि इस वक्त ये है ना कि जैसे वो क्या हुआ, इस्माइल हानिया की मुखबरी किसने की? यकीनन कोई उधर ही होगा, उधर ही हायर किया होगा किसी ने। इसलिए कोई किसी पे इस वक्त यकीन नहीं कर रहा कि भाई करो, अब इसको करो, वरना ये हदफ पे है सारा। क्योंकि फवाद शुक्र, देखिए ना, मॉस ह्यूस्टन ने किस तरह से जाके मनाया होगा, ये जो अमेरिकन मंदूब हैं, कि भाई काम डाउन, ठंडे हो जाएं अभी ये। और चाइना ने आज चाइना की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आई है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो चाइना भी दरमियान में चाह रहा है कि जंग का स्पिल ओवर ना हो। और ये जो है, ये 22 स्लाइड में ग्लोबल टाइम्स में ऊपर आर्टिकल है कि ईरान कीप्स इट्स ऑप्शंस ओपन बाय लिंकिंग रिटेलिएशन विद गजा सीज फायर। ठीक है ना, कि सीज फायर, चाइना, रशिया, OIC, अरब लीग, ये मुल्क सारे, और आप इसमें अफ्रीका को पीछे ना छोड़ें फ़लस्तीनी हकूक़ में। जनूबी अफ्रीका, देखिए ना, वो मुल्क आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये मुल्क पेश करेंगे कत्लेआम की करारदाद। ठीक है, और तो ये जो है, ये तो उम्मीद है कि कल तक कोई यहाँ से अच्छी खबर, खैर की खबर आएगी। दूसरी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है कि जो वांगी जो कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा, वो कल म्यांमार का उनके वज़ीर आज़म फ़ारिग हो गए। ठीक है, और उनके जो वज़ीर आज़म हैं, उनके वज़ीर आज़म जो हैं वो फ़ारिग हुए, और जो सरिता उनके फ़ारिग हो गए, कोर्ट ने फ़ारिग कर दिया कि उन्होंने एक पता नहीं किस आदमी को बनाया हुआ था अपनी कैबिनेट में, लेकिन वो फ़ारिग हो गए। लेकिन उनके फ़ारिग होने के बाद जो है, वो आप ये देखें कि उनके फ़ारिग होने के आगे पीछे ही कहीं थाईलैंड में ही चाइना के वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हुए हैं। और चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है, वो ये है कि अच्छा, ये मैंने कल भी कहा था ना कि ये थोड़े थोड़े से चले गए थे अमेरिका की तरफ। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट दिखा देते हैं पुराना, ये पिछले साल का 19 स्लाइड, US थाईलैंड रिलेशंस, वाशिंगटन स्पॉट्स अ रेयर चांस फॉर अ रीसेट अंडर न्यू प्राइम मिनिस्टर सरिता देविज़म। तो ये ठुस हो गए, और नई जो वहाँ पर वज़ीर आज़म आ रही हैं वो चाइना के साथ है। चाइना जो है उसका थाईलैंड, यानी थाईलैंड का जिक्र हो रहा है, सॉरी, तो थाईलैंड की जो एक गिरे, और जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं वो थाईलैंड में मौजूद हैं, और थाईलैंड में वो मौजूद हैं, यहाँ से म्यांमार जाएंगे। म्यांमार और थाईलैंड दो जगहों का दौरा करेंगे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, और ये दोनों मुल्क जो हैं, और लाओस के साथ भी मुलाकात हो रही है, ये मेकोंग जो रिवर के आसपास के जो मुल्क हैं। और एक बहुत बड़ा प्लान यहाँ पे चाइना का जो है, जो कनेक्टिविटी का प्लान है, वो पैन एशिया रेलवे लाइन है। पैन एशिया रेलवे लाइन जो है, अगर वो उसका मैप देखें तो वो एक अजब सा वो है,
यानी वो चाइना से शुरू होता है जी। और फिर उसके 3 उसके हिस्से हैं। एक उसका जो हिस्सा है वो जाता है जो कि बर्मा यानी म्यांमार के थ्रू जाता है। एक जो दरमियान में है, जो ब्लू है, जो रेड है वो तो जा रहा है ना, वो आप देखें तो वो म्यांमार के थ्रू जा रहा है। एक जो ब्लू है वो जा रहा है बराह रास्त थाईलैंड। अच्छा, और एक जो है ये घूमता घामता लाओस से और वियतनाम से, ये सारे के सारे बैंकॉक में, थाईलैंड की इंपॉर्टेंस देखें आप, थाईलैंड की इंपॉर्टेंस देखें कि ये तीनों जो हैं, यानी एक म्यांमार से, एक वियतनाम से, एक जो है वो लाओस से, ये सारे जमा हो रहे हैं थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड उसका मेन हब है, ठीक है। अगर आप ये देखें तो अच्छा, इन्होंने आगे कहां जाना है? इन्होंने आगे जाना है सिंगापुर और मलेशिया, कोलालंपुर, यानी ये 3 रूट्स जो हैं ये चाइना को कनेक्ट कहां से कर रहे हैं? जाके मलेशिया से, सिंगापुर, मलेशिया, ये अब आप देखें पूरा जो लैंड है, यानी जो मेन लैंड मुल्क हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वो सारे कनेक्ट हो रहे हैं पैन एशिया नेटवर्क के जरिए। पैन एशिया नेटवर्क जो है वो जितने साउथ ईस्ट एशिया के, मैंने कहा था ना यहाँ तो पानी पानी है सारा, तो जो मेनलैंड मुल्क हैं, ये लाओस भी इसमें आ गया, कंबोडिया भी आ गया, सॉरी मैं मिस कर गया था, लाओस कंबोडिया, एक लाओस कंबोडिया के थ्रू, एक जो है ये म्यांमार के थ्रू, एक जो है, इस सारे जमा होते हैं आके जो एक मेन स्टेशन है इनका, पहले तो शुरू होता है ना चाइना से, दूसरा जो मेन स्टेशन है तीनों लाइंस का वो बैंकॉक पे खत्म होता है, बैंकॉक से आगे सिंगापुर और कोलालंपुर। अब आप देखें कि ये इस मैप को देखें आप, और आप सिर्फ अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी पूरा चाइना, वो पूरा जो खिता है उसमें चाइना आ गया। इसके ऊपर बात हो रही है, संजीदगी के साथ इसको तेज किया जाए। वो बांग्लादेश, वो म्यांमार, वो थाईलैंड, वो लाओस, वो कंबोडिया, यहाँ से अमेरिका जो ये जो, और साथ ही उसके फैल्कन स्ट्राइक 24, फैल्कन स्ट्राइक 24 के नाम से फौजी मशकें शुरू हो रही हैं थाईलैंड से। कल उनके वज़ीर आज़म गिरे, 18 तारीख से फौजी मशकें शुरू हो रही हैं, हर साल होती हैं, वैसे 2015 से होती हैं थाईलैंड के साथ, लेकिन ये जो है ये मैं 18 स्लाइड दिखा रहा हूँ। चाइना और थाईलैंड, कल प्राइम मिनिस्टर गए उनके, और ये चाइना मिलिट्री, चाइना थाईलैंड टू होल्ड फैल्कन स्ट्राइक 2024 जॉइंट एयरफोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है तो ये हो रही है डेवलपमेंट, वहाँ इन पे नजर रखें। अच्छा, अब मैं जो इंडिया की बात कर रहा था ना, देखें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि वहाँ पर टर्मोइल चल रहा है, मैं उस पर डिटेल बात नहीं कर रहा, अभी तक तो इंटरनल है, अब उसका इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम बात नहीं करते हैं। लेकिन जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं, डॉक्टर्स के बाद फिर वो बढ़ते गए मामला, बढ़ते गए, ये मगरबी बंगाल के मामला जो हैं ये बांग्लादेश के साथ लिंक हो सकते हैं, इसको काबू करें मोदी सरकार। दूसरा ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने आज एक कमाल कर दिया। यहाँ बात चल रही थी ना, हसीना वाजिद ने कहा मेरे पास गोरा आदमी आया था, गोरा आदमी आया, उसने कहा मैं क्रिश्चियन रियासत बनाऊंगा, मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज एक कमाल कर दिया, उन्होंने जनाब एक लंबी सी रिपोर्ट छापी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और वो रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि भाई हमें तो इंडिया जो है, अगर उसकी स्लाइड हम यहाँ दिखा सकें, वो ये कहते हैं कि जनाब हमें तो इंडिया जो है पिछले 1-1.5 साल से मुस्तकिल लॉबी कर रहा है कि हसीना वाजिद को रोको, हसीना वाजिद को इक़्तिदार में रखो। हसीना वाजिद जो हैं ये आगे पूरा पढ़े, वो कह रहे हैं कि इंडियन लॉबी हो रही थी वाशिंगटन में, ये देखें 1 साल पहले प्राइजिंग हो रही थी, तो इंडियन ऑफिशियल्स ने यहाँ लॉबी शुरू कर दी कि भाई ये हसीना वाजिद को प्रेशर मत डालें, और ये जो है प्राइम मिनिस्टर बड़ी काम की होगी हमारे लिए, बांग्लादेश बड़ा ज़रूरी है। डिप्लोमेट्स ने इनको कहा कि भाई ये 76 साल खातून जो हैं, ये ऐसा ना हो कि ये ईरान की तरह इंकलाब आ जाए, ये इस रिपोर्ट पढ़ें आप। तो हम इससे हम साथ तो दे रहे हैं, फिर बाइडेन इंतजामिया ने तनकीद बंद कर दी अगर अपोजिशन इक़्तिदार में आ गई साफ इलेक्शंस के नतीजे में, तो बांग्लादेश जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा इस्लामिक ग्रुप्स के। यानी आप जरा ये देखें, 1 मिनट, इसकी कोई तरदीद इंडिया की तरफ से, मैं इंतजार करूंगा कोई तरदीद आ जाए इसकी। ये अजीब व गरीब किस्म की बात हो रही है। इन्हें तो कह रहे हैं क्रिश्चियन रियासत बनेगी, उनको अमेरिका, अच्छा अमेरिका कह रहा है
You approach it at the level of democracy, but for us the issue are much more serious. और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट टॉक्स और ये कन्वर्सेशंस होनी चाहिए अमेरिकन्स के साथ, हम कहाँ पे खड़े हैं, ये कोर कंसर्न है हमारे लिए और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक है। और इलेक्शंस वगैरह को डालो भाड़ में, और ये जो है वो डेमोक्रेसी वगैरह छोड़ दो, हमारे लिए ताल्लुकात। ये इंडियन ऑफिशियल ने बताया, एडवाइज़र ने। अब सवाल ये है कि प्रोटेस्ट ख़त्म हो गई, फिर वो कहते हैं कि ये आखिर में ये क्या कह रहे हैं कि दोनों के दोनों अपनी जगह खड़े हैं, बैलेंसिंग एक्ट। अच्छा, और वाशिंगटन उनसे देख रहा है कि ये तुमने किया है, और इंडिया कह रहा है ये तुमने किया है, लेकिन फिर वो नाम बता रहे हैं कि जी जयशंकर जो हैं, जयशंकर जी का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने राजनाथ सिंह का नाम लिया, उन्होंने अजीत दोवल का नाम भी लिया इसमें। ये कह रहे हैं कि सारे लोग ये हमसे राब्ते करके बार बार कह रहे थे कि जी बांग्लादेश में आप हसीना वाजिद को रखें, और वहाँ पर जो हमारे पास एम्बेसी की रिपोर्ट आ रही थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा वहाँ पे हंगामे बढ़ गए हैं और इतना ज़्यादा तशद्दुद हो गया है कि हमें डर है कि कहीं ईरान की तरह ये इनकलाब ना आ जाए, सबके हाथ से ना निकल जाए। तो हमने पूरी कोशिश की कि हसीना वाजिद को हम बचाएं इंडिया के साथ मिलके। इंडिया कह रहा है कि हसीना वाजिद को, मेरे पास गोरा आदमी आया और गोरे आदमी ने कहा क्रिश्चियन, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है ये हमसे कहते रहे, फिर इनाम ले रहे हैं पीटर हैस का, कि पीटर हैस ने कहा कि नहीं हालात ख़राब हैं और ये हमें स्टांस लेना पड़ेगा हसीना वाजिद के ख़िलाफ़, और ये वो सारा। और ये इलेक्शन से पहले ये होता रहा। कौन सा सफ़ेद आदमी था वो, ख्वाम खा बेचारे डोनाल्ड लू या पता नहीं किसको डाला हुआ पीटर हैस को, ये वाशिंगटन पोस्ट ने तो कहानी दूसरी सुना दी। अब इशू ये सारा कि ये जो है ये उन्होंने कहा कि सेफ्टी ऑफ यूएस डिप्लोमेट्स और हैस की जो कि थ्रेट्स मौसूल हो रही थी उनको, हसीना वाजिद के फॉलोअर्स उनको धमकियां लगा रहे थे क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे पीटर हैस वहाँ पे। अमेरिकन जो वाशिंगटन की डिप्लोमेसी है वो कहते हैं कि जी ये एंथनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन नवंबर में दिल्ली में उनसे बात की। एंथनी ब्लिंकन, ये हसीना वाजिद की लॉबी हो रही है, अंदाज़ा। अच्छा, ये जनाब मुझे बताएं, जयशंकर जी, राजनाथ सिंह, इन्होंने एंथनी ब्लिंकन से और ये 2+2 के मौके पे उनसे कहा, फिर उसके बाद अजीत दोवल ने रोल प्ले किया कि जी इंडियन केस ड्यूरिंग ए विजिट टू वाशिंगटन, कि जी ये आप किसी तरह हसीना वाजिद को बचाएं। वो इनके ऊपर देखते रहे, ये उनके ऊपर देखते रहे। वो हसीना वाजिद पब्लिक निकली, वो निकल के हसीना वाजिद को फेंक दिया उठा के, हसीना वाजिद को। अब हसीना वाजिद के उधर से वो जनाब वारंट जारी हो रहे हैं, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, कि रखें ना रखें, करें क्या करें ये। और आखिर में वो कहते हैं, वाशिंगटन पोस्ट वाले कहते हैं कि हमें बुरा भला कह के आखिर में मोदी उनको मुबारकबाद दे रहा है, इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल रहा है। ये पढ़ने वाला आर्टिकल है। वो कहते हैं कि जी हमें सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल के इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी आखिर में उन्हें मुबारकबाद दे रहा है और हमसे कुछ कह रहे हैं। और आखिर में हमें पता चला कि 1-2 दिन पहले उन्होंने डॉक्टर यूनुस को मुबारकबाद दी और कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो ये कैसा कि किसी को नहीं समझ में आ रहा कि ये जो है ये किधर है। तो अब बात ये सारी कि ये जो है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्रूशियल पार्टनर के तौर पे देखता है चाइना जो है वो स्मॉलर नेबर्स को देखता है एज अ मेडलिंग एग्रेसिवली नेशनलिस्ट पावर अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। फिर उन्होंने ज़ाहिर है वो बात सारी की है। लेकिन मेरे लिए जो हैरानकुन बात है वो ये है कि मेरा ये ख्याल इसमें इतने दिनों से जो एक नैरेटिव बन रहा था, जो मैं इंडियन मीडिया को थोड़ा बहुत देख रहा था, तो मेरा एक नैरेटिव उनका ये आ रहा था कि इसके पीछे अमेरिकन अच्छा इंडिया खामोश था, वो कहलवा रहा था वहाँ से। लेकिन अब पता चला है कि जनाब इंडिया तो अमेरिका के साथ ऑन बोर्ड था कि हसीना वाजिद को रोका जाए। उनके सफ़ीर ने कहा कि ये मामलात कहीं ईरान की तरफ ना चले जाएं, ये तो बहुत आमिराना सोच के साथ जुल्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह हसीना वाजिद फारिग हो गई। अच्छा, और फौज ने उनके कहा कि भाई ये तो हम साथ जाएंगे अवाम के। तीसरी जो बात है, जो अच्छी खबर आखिर में, वो ये है कि नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया ने कहा है कि हम इकट्ठे हो जाते हैं। यूनिफिकेशन की तकरीर की है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने आज नॉर्थ कोरिया के साथ कि हम इकट्ठे होते हैं दोबारा, बजाय इसके कि बाहर की पावर्स आएँ और हमें ये करें और वो करें। लेकिन हम दोनों, उन्होंने एक जैतून की शाख ऑलिव ब्रांच उन्होंने पेश की है नॉर्थ कोरिया को। उन्होंने कहा है कि हम आपस में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो कि कोरियन वॉर के नतीजे में
जिनके दरमियान एक डीमिलिटराइज जो DMZ बन गई थी, डीमिलिटराइज जोन बन गया था बीच में, तो उसको हम ख़त्म करें और दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाएं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। गज़ा के अंदर जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं। मेरी दुआ है कि वो जो है ये किसी तरह से मामला हल हो, क्योंकि अमेरिका की तरफ वाइट हाउस के तर्जुमान का कहना कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे अंदाज में शुरू हुए हैं जंगबंदी के, और साथ ही ये कहना कि कल भी जारी रहेंगे और किसी न किसी नतीजे पे पहुंच के ये ख़त्म। और नतीजा तो एक ही है कि पहले तो जंगबंदी हो और वहाँ पे इंसानी इमदाद जो है वो शुरू हो, और फिर दुनिया अंदर जाए और देखे कि गज़ा में क्या हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।